हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। फिर से स्वागत है हमारे इस खूबसूरत से चैनल पे। तो भाई आज इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 3 हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए। तो आज के टॉपिक में हम क्या डिस्कस करेंगे मैं पहले बता दे रहा हूँ भाई। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले सबसे पहले तो सर्किट डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट समझेंगे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। देन फिर हम ओम्स लॉ की तरफ प्रोसीड करेंगे और ग्राफिकल क्वेश्चन भी लेके आया हूँ मैं पीवाईक्यू से, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, ठीक है। पिछले क्लास में आप लोगों को मैंने सिंबल वगैरह करवा दिया था, जो भी कंपोनेंट्स होते इलेक्ट्रिक सर्किट में उसके सिंबल वगैरह मैंने पिछले क्लास में डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। आज हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम बना के आपको दिखाने वाले हैं। तो आइए ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैं क्लोज सर्किट का डायग्राम बना रहा हूँ। ओपन अपने आप बना लोगे। क्लोज बोले तो सर्किट भाई ऑन है, ठीक है। क्लोज बोले तो फिर करंट फ्लो हो रहा है और बल्ब जल रहा है, ठीक है। थोड़ा उल्टा मीनिंग होती है भाई, ठीक है। चलो, तो क्लोज कैसे सर्किट बनेगा ध्यान से देखो भाई। सबसे पहले वायर बना दिया हमने, रेजिस्टेंस लगा दिया। आप चाहो तो एक बल्ब भी कनेक्ट कर सकते हो, है ना जी। ये बल्ब कनेक्ट कर दिया हमने। चलिए, इसको यहाँ पे लगा दिया। एमीटर हमने सीरीज में एमीटर लगाते हैं, मैंने पहले ही बता दिया था आपको। ये बैटरी कनेक्ट कर दिया। ध्यान से देखो, ये कितने सेल वाला बैटरी है, तो 2 सेल वाला बैटरी है, ठीक है। कैसे भी है, एक और एक दो, ठीक है। बीच में ऐसे लगा सकते हो। चलिए, एक तरफ पॉजिटिव दूसरी तरफ नेगेटिव। इसको हमने कनेक्ट कर दिया की से। यहाँ पे सर्किट को हमने कर दिया ऑन, यानी कि क्लोज कर दिया सर्किट को, ठीक है। और यहाँ पे लगा दिया रियोस्टेट। ये हमारे पास रियोस्टेट है भाई, ठीक है। ये रियोस्टेट है। और फिर हमने इस वायर को कनेक्ट कर दिया। अगर मैं इसके अक्रॉस, इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहता हूं, तो यहां पे मैं कनेक्ट कर दूंगा क्या, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर हमेशा जिस भी डिवाइस का आपको या फिर जिस भी 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस नापना है उसके पैरेलल में वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं। अच्छा, ध्यान से देखिए भाई, अगर ये पॉजिटिव है तो ये वाली पॉजिटिव और ये वाली नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। चलिए, अब जो भी हमने कंपोनेंट यहाँ पे अटैच करा उसके बारे में एक बार लिख दे रहे हैं फटाफट। इसको तो आप लोग जानते होंगे बेटा, इसे इलेक्ट्रिक बल्ब कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक बल्ब कहते हैं। इसका जो फिलामेंट होता है टंगस्टन से बना होता है, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होती है उसकी। यहाँ पे जो V है ये वोल्ट मीटर है, बता चुका हूँ मैं। किसमें कनेक्ट होता है बेटा, पैरेलल में कनेक्ट होता है, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होती है। अच्छा, ये क्या है भैया जी, ये है आपका एम मीटर, ठीक है। ये है एम मीटर। एम मीटर की रेजिस्टेंस कम होती है, सीरीज में कनेक्ट होता है। चलिए, अब बात करते हैं हमारा कंडक्टिंग वायर हो गया, जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, ठीक है। और ये जो रेजिस्टेंस जैसा सिंबल लगता है उसके ऊपर ये तीर चला देते हैं, इसको रियोस्टेट कहते हैं। रियोस्टेट कहते हैं। अब रियोस्टेट के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं। रियोस्टेट एक ऐसा इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है भाई, जो क्या करता है, सर्किट में बिना बैटरी यानी कि बिना पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करे हुए करंट को चेंज करता है। कैसे, अपना वैल्यू चेंज करके, है ना, रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज करके करता है। अच्छा, ये जो देख रहे हो बेटा, ये हमारे पास स्विच है। स्विच बोल दो, ठीक है। स्विच बोल दो, या इसको की भी बोल सकते हैं। स्विच या की का काम क्या होता है, टू कीप द सर्किट ऑन या ऑफ, ठीक है। मतलब सर्किट को ऑन या ऑफ करने में बेसिकली हेल्प करता है। यहाँ पे हमारे पास ये बैटरी है। बैटरी क्या होता है ये भी बता चुका हूँ। बैटरी बेटा देखा जाए तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हमें सर्किट डायग्राम बनाने आना चाहिए और इसके कंपोनेंट को लेबल करना। तो भाई क्लोज सर्किट मैंने बनाया और आपका होमवर्क है आप ओपन सर्किट खुद से बनाओगे, ठीक है। ओपन सर्किट में क्या करना है, सब चीज सेम छाप देना है। यहाँ पे बल्ब ग्लो होगा, ठीक है। बल्ब ग्लो, करंट फ्लो, ठीक है। अच्छा, करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से स्टार्ट होता है और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन कैसे होता है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है। अच्छा, ओपन सर्किट में क्या होगा, ओपन सर्किट में करंट फ्लो होगा, करंट नहीं फ्लो होगा। क्या बल्ब ग्लो होगा, बल्ब ग्लो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बस डॉट हटा देना, सेम चीज छाप देना और बल्ब को ग्लो मत करना, हो जाएगा ओपन सर्किट। चलिए, तो आई होप आपको इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम समझ में आया होगा। अगर आ गया तो फटाफट नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा स्टार्ट होने जा रहा है वो है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब भाई आपको यहाँ पे मैं 2 चीज पढ़ाने वाला हूँ। एक तो पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, और एक मैं पढ़ाऊंगा कि भाई सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अब ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 टंकी लगी हुई है, ठीक है। एक टंकी ये रही और एक टंकी ये है। हाँ जी, ये 2 टंकी लगा है। इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें पानी कम है। इसको हमने कनेक्ट कर दिया पाइप से, ये रहा पाइप। अब मुझे बताओ पानी किधर से किधर जाएगा, ये ए से बी की तरफ जाएगा, बी से ए, ठीक है। तो भाई आप सोच रहे हो कि बहुत ही भैया तो कॉमन सेंस वाली बात है। ऑब्वियसली पानी हमेशा
ये ए से बी की तरफ जाएगा, है ना, ए से बी की तरफ जाएगा, बिल्कुल सही। अब भाई किसी भी चीज का जो फ्लो होता है ना, किसी भी चीज का मूवमेंट होता है वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होता है, ठीक है। ये जो ए वाला था, यहाँ पे वाटर का पोटेंशियल क्या था, हाई था, इसको मैं एचपी बोल रहा हूँ, एचपी बोले तो हाई पोटेंशियल, और यहाँ पे वाटर का पोटेंशियल क्या था, लो था, यानी कि एलपी था, तभी पानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो हुआ। यही चीज होता है सेम करंट के साथ, करंट भी हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। अब ये पोटेंशियल अप्लाई कौन करता है, मतलब सर्किट में सप्लाई कौन करता है, पोटेंशियल मेंटेन कौन करता है, उसका नाम है सेल यानी कि बैटरी। बैटरी यानी कि जो सेल होता है वही क्या करता है, एक तरह से दो टर्मिनल के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस एक तरह से मेंटेन करता है या क्रिएट करता है। अब आइए जरा समझते हैं कि ये रियलिटी में पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या। सबसे पहले हम समझने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, ठीक है। सबसे पहले हम समझने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है भाई, तो पहली बात, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डेफिनेशन है वो जरा ध्यान से देखो, ठीक है। अच्छा, डेफिनेशन समझने से पहले थोड़ा एक कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखना। मान लो इस पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट P पे मेरे को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करनी है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, बहुत दूर से, इन्फिनिटी से, बहुत दूर यानी कि इन्फिनिटी से किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यानी यूनिट पॉजिटिव का यहाँ पे मतलब क्या है समझ लो बेटा। यूनिट पॉजिटिव का मतलब ये है, अरे यार मिट गया है, एक मिनट, हाँ जी, ये यूनिट पॉजिटिव का मतलब क्या है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, यूनिट का मतलब कि उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 कूलम है। पॉजिटिव मतलब क्या है, प्लस नेचर का भाई, ठीक है, पॉजिटिव नेचर का। तो किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट P पे लाने में जितना वर्क लगता है, इसी वर्क अपॉन में, सॉरी, इसी वर्क अपॉन में चार्ज को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला बना है यहाँ पे, वो बना है वर्क अपॉन में चार्ज, वर्क अपॉन में चार्ज। और ये चार्ज का नेचर कैसा होना चाहिए, यूनिट पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, 1 कूलम का होना चाहिए, पॉजिटिव नेचर का होता है। अब फिर से देखो, इसी कॉन्सेप्ट से हम डेफिनेशन बना सकते हैं। डेफिनेशन क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट is defined as amount of work done in moving a unit positive charge from infinity to that point। किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी यानी कि बहुत दूर से किसी पॉइंट पे लाने में जितना वर्क लगता है ना, यही वर्क अपॉन में चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। आइए जरा इसका डेफिनेशन लिखते हैं भाई। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है भैया जी, क्या है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट, let's say point P at a point is defined as amount of work required या amount of work done required to move a unit positive charge from infinity to that point। तो भाई ये रहा हमारा छोटा सा प्यारा सा डेफिनेशन जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है। ठीक है भैया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन तो समझ में आ गया, क्या चीज़ है ये भी समझ में आ गया। अगर आपको ये डेफिनेशन याद नहीं आ रहा हो, जो कि याद हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप ये भी लिख सकते हो क्या, वर्क डन अपॉन में टेस्ट चार्ज, यानी कि वर्क डन अपॉन में यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको भी लिख सकते हो। चलिए बात करते हैं यूनिट का, कि भाई पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है। तो भाई पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट होता है, पूरा फुल फॉर्म है वोल्टेज, है ना। और मजे की बात है, इसको भी हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी V से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका यूनिट वोल्ट है, उसको भी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हम V से ही रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात। अच्छा देखो, यहाँ से क्या हम वर्क का फॉर्मूला बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे पोटेंशियल इंटू चार्ज फॉर्मूला बन गया वर्क का। और क्या आपको पता है, वर्क ही एनर्जी होती है, एनर्जी वर्क एनर्जी थ्योरम क्लास 9 चैप्टर वर्क पावर एनर्जी, ठीक है, वहां से हम एक और फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं, बना सकते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात। चलिए अगर इतना आपको समझ में आ गया तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा सकता हूं, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखो भाई, रियलिटी में ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। ये क्या कह रहे हो भैया, पढ़ा करके बोल रहे हो कोई चीज़ नहीं होती है। भाई रियलिटी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक मनगढ़ंत कहानी है, मतलब थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है देखा जाए तो, ठीक है। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, पहले इसको समझते हैं। क्या यहाँ पे जगह है, ठीक है। तो भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, रियलिटी में तो एक्चुअली यही होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को अपन डेल्टा V से रिप्रेजेंट करते हैं,
ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा वी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, डेल्टा वी से रिप्रेजेंट करते हैं। ऊपर हो जाओ थोड़ा सा, अरे अरे तो पूरा ही ऊपर हो रहा है भाई, रुको रुको रुको। बढ़िया। चलिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा वी से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है, एक कॉन्सेप्ट सीख लो जो कि आप 12th में सीखोगे भाई। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलता है, रेडियली आउटवर्ड निकलता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकलता है? बाहर निकलता है। ई यहाँ पे क्या है? ई वेक्टर लिखा है, इसका मतलब समझ लो क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसके बारे में डिटेल में आप लोग पढ़ोगे क्लास 12th में। बस छोटा सा मान लो कि यहाँ कोई चार्ज है तो फील्ड वगैरह निकालेगा, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, ठीक है। जैसे मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालता है ना, वैसे ही इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता है। और रियलिटी में क्या होता है? जैसे कि मेरे पास मान लो चार्ज है, ठीक है, चार्ज ये फील्ड निकालता है और ये फील्ड फोर्स लगाता है। फील्ड की वजह से क्या लगता है बेटा? फोर्स लगता है। तो चार्ज भाई फील्ड निकालता है, फील्ड की वजह से क्या लगता है? फोर्स लगता है किसी दूसरे चार्ज पे, ठीक है। चलो, तो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इसमें कोई 2 पॉइंट कंसिडर कर लिया मैंने, ठीक है। ये बेटा एक पॉइंट है एक्स मान लो, और ये वाला पॉइंट है क्या? वाई मान लो। अब जरा देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, किसी चार्ज को ले जाने में, किसी टेस्ट चार्ज को ले जाने में जो वर्क लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अब यहाँ पे जो टेस्ट चार्ज है कोई नया चीज नहीं है बेटा, ये टेस्ट चार्ज वही है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1 कूलम है। और नेचर क्या है भैया? नेचर क्या है? पॉजिटिव नेचर का है, ठीक है, यानी वही यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। थोड़ा ये डेफिनेशन देखो क्या सिमिलर है। बस यहाँ पे इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लेके आ रहे थे चार्ज को, जो वर्क कर रहा था उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह रहे थे, ठीक है। यहाँ पे किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चार्ज को ले जाने में इतना वर्क लगता है, उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और ये वर्क, ये फोर्स हम किस में लगा रहे हैं? वर्क डन किस में कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए पहले इसका डेफिनेशन लिखते हैं, फिर समझते हैं इससे कैसे वो आया है। तो उसका डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? इट इज डिफाइंड as amount of work done required to move a unit positive charge, जिसको अपन लोग टेस्ट चार्ज कह रहे हैं बेटा, जिसको हम टेस्ट चार्ज कह रहे हैं, from one point to another in the इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, या जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। चलिए, तो भाई एक्चुअली में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन होता है, ठीक है। ये रियल क्वांटिटी है ना, ये रियल क्वांटिटी है। अब देखो इससे वो कैसे बना, तो सुनो, एक छोटा सा अजम्पशन करते हैं, क्या करते हैं? देखो यहां से यहां ले जाने में ये जो वर्क अपॉन में टेस्ट चार्ज है, ठीक है, यही क्या होता है? हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है रियल क्वांटिटी, ठीक है। अब इससे पोटेंशियल कैसे बना भाई? देखो ये डेल्टा वी को अपन ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं, डेल्टा वी को क्या? फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि ये मान लो वी वाई माइनस में वी एक्स। चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल माइनस इनिशियल करके निकालते हैं ना, ठीक है। अब मान लो इस एक पॉइंट को उठा के बहुत दूर लेके चले आओ, इस एक पॉइंट को लेट सपोज कि हम बहुत दूर लेके चले गए, वो इन्फिनिटी पे। बस इस एक पॉइंट को शिफ्ट कर दो बहुत दूर, इसको लेके चलाओ इन्फिनिटी से। अब देखो जब ये दूसरा वाला पॉइंट अगर बहुत दूर हो जाए, इन्फिनिटी पे चले जाए, तो इन्फिनिटी पे ऐसा हम अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि लेट कर लेते हैं कि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होता है? 0 होता है। तो भाई इनमें से ना एक पोटेंशियल जब हम 0 मान लेते हैं बेटा, तभी क्या हो जाता है? पोटेंशियल एट अ सिंगल पॉइंट होता है, वर्क अपॉन में टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो भाई ऐसे आया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। रियलिटी में क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं इस चैप्टर को। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज मीन बाय सेइंग दैट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 वोल्ट, ठीक है। भाई एक तो इस प्रकार से सवाल आ सकता है, एनसीईआरटी में इसी लाइन में लिखा हुआ है कि 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अगर कह रहे हो तो इसका मतलब क्या है? ये आपसे सीधे पूछा जा सकता है, डिफाइन 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, कि भाई 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसको डिफाइन करो। तो उसका डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, एनसीईआरटी की बिल्कुल लाइन है बेटा, क्या? व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन कैरिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज देन पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड 1 वोल्ट। ये क्या हो गया भैया? सुनो भाई, ध्यान से सुनो। हमने अभी पढ़ा क्या कि पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन में चार्ज। यही होता ना जी, वर्क अपॉन में चार्ज ही होता। हाँ जी भैया, यही होता है। अब देख भाई, अगर जब
हमने क्या करा, 1 जूल का वर्क करा कितने कूलम के चार्ज पे, 1 कूलम पे चार्ज पे, तो 1 से 1 डिवाइड करोगे तो वोल्ट कितना आएगा, 1 वोल्ट आएगा ना भाई। तो यही चीज तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हम 1 कूलम के चार्ज पे 1 जूल का वर्क करते हैं तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, 1 वोल्ट का होता है। अब ध्यान से पढ़ो जरा कि व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन कैरिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज देन पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड 1 वोल्ट। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत इजी पीजी क्वेश्चन है, 1 नंबर का डेफिनेशन में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, भाई करंट की वैल्यू दे रखी है कितनी, 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फ्रॉम फॉर 10 मिनट, कितने टाइम के लिए, कितने टाइम के लिए ये करंट फ्लो हुआ है, 10 मिनट के लिए हुआ। अब भाई आपको पता है मिनट तो ऐसा यूनिट होता नहीं है, इसको पहले आपको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्या होता है, सेकंड होता है। तो भाई 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 10 मिनट में 10 × 60 कितना हो गया, 600 सेकंड, ठीक है। तो 600 सेकंड के लिए करंट फ्लो हो रहा है। पूछ कह रहा सवाल में द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट, कितना चार्ज फ्लो हुआ इतने टाइम में, कितना चार्ज फ्लो हुआ, तो आपको चार्ज निकालना है। ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा बेटा। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन में टाइम, है ना जी। यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, चार्ज का फॉर्मूला क्या बन गया, करंट इनटू टाइम। करंट कितना दिया भैया, 0.5 पुट कर दो भाई, टाइम कितना है 600 चिपका दो यहाँ पे, जरा सॉल्व करो, ये 0 ने 0 को मार दिया, 6 5 30, 300 कूलम, 300 कूलम इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बहुत इजी पीजी क्वेश्चन था, ये एनसीईआरटी के इंडेक्स से लाया गया है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ये वाला क्वेश्चन, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। आप चाहे तो उसको ट्राई कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, ठीक है, अगर हो जाए तो आंसर कमेंट कर दो भाई। चलो आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। आइए सॉल्व करते जरा इसको। क्या कह रहा, हाउ मच वर्क इज डन, ठीक है, हाउ मच वर्क इज डन। तो भाई हमें वर्क निकालना है, यहाँ पे हमें वर्क निकालना है, निकाल देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। अच्छा, मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम, पहली बात कितने चार्ज को मूव कर रहे हैं, 2 कूलम के चार्ज को मूव कर रहे हैं। अच्छा जी, पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 12 वोल्ट, मतलब 12 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस, 12 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में हम क्या कर रहे हैं बेटा, मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या निकालना, वर्क निकालना। बहुत इजी क्वेश्चन है, पोटेंशियल के फॉर्मुला बेस्ड है बेटा। पोटेंशियल अपॉन में क्या होता है, पोटेंशियल बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन में चार्ज। यहां से वर्क का फॉर्मुला ड्राइव हो गया कितना, पोटेंशियल इनटू चार्ज। अब पोटेंशियल की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, 12, चार्ज कितना है बेटा 2, ठीक है। आंसर कितना आ गया, 12 जूल इज द आंसर, सॉरी 12 बोल रहा हूँ, 24 जूल आएगा ना भाई, 12 2 या 24 जूल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये भी आसान सा क्वेश्चन था, आई होप आपसे हो गया होगा, नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं भाई, वीडियो ऑन करके देख लो भाई, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेम अ डिवाइस दैट मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर, एक ऐसे डिवाइस, एक ऐसे यंत्र का नाम बताइए जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है। अभी मैंने बोला था वो कौन सा डिवाइस है भाई, जो कि चार्ज को फ्लो करवाता है, उसका नाम है क्या, इलेक्ट्रिक सेल, यानी कि बैटरी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए भाई, करेक्ट आंसर है बैटरी, बैटरी, ठीक है। चलो वो वाली बैटरी नहीं है, चश्मा वाली नहीं है भाई, कहीं बैटरी समझ रहे हो, ये वाला बैटरी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट ऑफ बैटरी। इसको भाई ट्राई करो जरा, इसको अगर हो जाए तो बता देना फिर कमेंट करके, अब ऐसे तो बता नहीं सकते हो, मैं सुन नहीं सकता। चलो भाई आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा, मैं सॉल्व करवाता हूँ। देखो क्या कह रहा है, गिवन क्या भाई, क्वेश्चन में गिवन है क्या कि हाउ मच एनर्जी, अब एनर्जी पूछ रहा, भाई एनर्जी का तो फॉर्मूला कोई पढ़ा नहीं, वर्क का तो पढ़ा ना, जो वर्क है वही एनर्जी है, यानी कि आपको वर्क कैलकुलेट करना। इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट ऑफ बैटरी, ईच कूलम यानी कि चार्ज कितना दिया हुआ है 1 कूलम, और कितना वोल्ट का बैटरी है बेटा, बैटरी कितना 6 वोल्ट का बैटरी है। तो हमें एनर्जी निकालना भाई, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है भैया पोटेंशियल इंटू चार्ज, अभी पढ़ा हमने, यानी कि इसी से एनर्जी निकल जाएगा, है ना। पोटेंशियल कितना है 6 है, कितने चार्ज को दे रहे बेटा एनर्जी, 1, है ना, एक कूलम को दे रहे हैं, तो भाई एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी होगी 6 जूल, ठीक है 6 जूल। ये भी इंडेक्स का क्वेश्चन था, आपके एनसीईआरटी से लिया गया है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, अगर इतना समझ में आ गया तो आप नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ओम्स लॉ। सो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। अब हम अगला टॉपिक अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई, टॉपिक का नाम है ओम्स लॉ, और ओम्स लॉ के बारे में एक चीज़ बताना चाहूँगा कि भाई ये इस चैप्टर का जान है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है इस चैप्टर में वो है ओम्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी की पावर इन्फिनिटी टाइम्स इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो भाई ओम्स लॉ क्या है समझने से पहले देखते भाई ओम्स लॉ किसने दिया। तो भाई ओम्स लॉ एक जर्मन फिजिसिस्ट थे, उनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम, ठीक है, जॉर्ज साइमन ओम नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक है, जो कि एक जर्मन फिजिसिस्ट थे। उन्होंने एक तरह से रिलेशनशिप
स्टैब्लिश करा था किस किस के बीच में, रिलेशनशिप समझाया था करंट और पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में क्या रिश्ता होता है, क्या पवित्र रिश्ता होता है, इसके बारे में इन्होंने एक्सप्लेन करा था। अब इन्होंने अपने लॉ में क्या बोला था, इन्होंने अपने लॉ में ये बोला था कि अगर आप एक्सटर्नल कंडीशन को कांस्टेंट रखते हैं, जैसे कि आप टेम्परेचर, प्रेशर, इन सबको कांस्टेंट रखते हैं, तो ऐसा देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि जो भाई करंट होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर के। मतलब क्या है भैया जी, मतलब तो ये है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस घटाओगे तो करंट घटेगा। तो ये रिलेशनशिप स्टैब्लिश करा था किन्होंने, ओम्स ने करा था, ठीक है। इसलिए इस लॉ को ओम्स लॉ बोला जाता है। अब जो हमने समझा वही डेफिनेशन लिखा हुआ है। ओम्स लॉ क्या होता है बेटा, ओम्स लॉ क्या होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ गिवन मेटेलिक वायर, ठीक है, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, ठीक है, प्रोवाइडेड टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखोगे तभी फॉलो होगा। इसी को हम ओम्स लॉ कहते हैं। ओम्स लॉ अपने शब्दों में भी लिख सकते हो क्या, कि पोटेंशियल डिफरेंस, या कह सकते हो इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के, ठीक है। जब कांस्टेंट क्या रखोगे, टेम्परेचर वगैरह कांस्टेंट रखोगे तो ये रिलेशनशिप फॉलो होगा। चलिए, क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के, तो मैं सिमिलरली लिख सकता हूं क्या, कि भैया V भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं, तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम R नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम नहीं, वो ओम्स नहीं करा था, ठीक है। R यहाँ पे लिखा है। R क्या है भैया, R एक कांस्टेंट है, R एक कांस्टेंट है जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। इसी को आप इस वाले फॉर्म में याद रखे हो फॉर्मूले को, V बराबर IR, V बराबर IR, इस नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है ये, ठीक है। V बराबर IR, ये है ओम्स का फॉर्मूला, जो कि पोटेंशियल, करंट और रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशनशिप बताता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत प्यारी बात है। अब यहां से निकल करके एक टर्म आया है रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस को तो बाद में समझेंगे, सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं, ठीक है। ग्राफ प्लॉट करने वाले किसके बीच में, V और A के बीच में, V और A के बीच में, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में। ध्यान से देखो, क्या यहां से मैं R का फॉर्मूला बना सकता हूं, बिल्कुल बना सकता हूं। इसको ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो V बाय I, ठीक है, V बाय I। तो y एक्सिस पे क्या लेना है, ऊपर में है ये ना, तो y एक्सिस पे हमने पोटेंशियल ले लिया और x एक्सिस पे क्या ले लिया, करंट लिया। तो जब एक्सपेरिमेंटली जब डाटा निकाला गया करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का और उसका ग्राफ प्लॉट करा गया, तो कुछ ऐसा ग्राफ निकल गया, स्ट्रेट लाइन बना, ठीक है। इसका ग्राफ कैसा बना, स्ट्रेट लाइन बना। यानी कि जब भी पोटेंशियल और करंट का हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो जो स्लोप बनता है, स्लोप कैसा होता है बेटा, स्लोप स्ट्रेट लाइन आता है। स्लोप कैसे बनता है इसका, ऐसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ, सॉरी स्लोप स्ट्रेट नहीं होता, ये ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। और इसके स्लोप से हमें क्या मिलता है, रेजिस्टेंस मिलता है। स्लोप से हमें क्या मिलता है, रेजिस्टेंस मिलता है, ठीक है। तो याद रखना भाई, ओम्स लॉ का जो ग्राफ है ये V वर्सेस I का, वो हमेशा क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है, और इसका स्लोप क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है। स्लोप क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है। अच्छा, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या बन गया है ऐसे, V बाय I, और V बराबर IR, इस वाले फॉर्मूले से ये वाला फॉर्मूला बना है, ठीक है। चलिए, बाकी स्लोप का मतलब तो आप लोग जानते होंगे पहले से। स्लोप का यहाँ पे स्लोप निकालने आप लोगों को आता होगा 9th क्लास से, ठीक है। कैसे भाई, स्लोप का दो फॉर्मूला होता है। एक तो स्लोप का वैसे जनरल जो मीनिंग होता है वो tan थीटा होता है। स्लोप बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है भाई, ठीक है, tan थीटा। एक तो डब्बा बना के इसको ज्ञान की बात में लिख लो, ज्ञान की बात में, कि स्लोप का मतलब क्या होता है, tan थीटा। हाँ, वही tan थीटा जो कि आप मैथ्स में पढ़ चुके हो, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। और एक स्लोप निकालने का तरीका और होता है जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा, कैसे, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स। वाई एक्सिस में चेंज और एक्स एक्सिस में चेंज, इसको डिवाइड कर दो, आपका स्लोप निकल जाएगा। इसको ऐसे निकालते हैं, फाइनल पोजीशन इन वाई एक्सिस माइनस इनिशियल पोजीशन इन वाई एक्सिस। फाइनल पोजीशन है एक्स एक्सिस माइनस इनिशियल पोजीशन इन एक्स एक्सिस। तो स्लोप हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। और अगर आप ध्यान से देखिए तो y में चेंज क्या हो रहा है, पोटेंशियल, है ना जी, और x में क्या चेंज हो रहा है, करंट। तो भाई आप इसके जगह पे ऐसे भी लिख सकते हो क्या, स्लोप यहाँ पे हमें पता है कि स्लोप हमें क्या दे रहा बेटा, रेजिस्टेंस दे रहा है। यही बराबर किसके हैं, डेल्टा v अपॉन में डेल्टा I के, क्योंकि हम जानते हैं कि डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x से ही क्या निकलता है, स्लोप। और देखो y के कॉरस्पॉन्ड है पोटेंशियल तो डेल्टा v, x के कॉरस्पॉन्ड क्या है बेटा, करंट, तो डेल्टा I, ठीक है। चलिए, तो इस फॉर्मूले के तहत हम कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं फिर।
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस अभी हमने निकाला था यहाँ से, मतलब एक कांस्टेंट आता रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टेंस होता क्या है। अच्छा, रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ने से पहले याद रखना क्या कि रेजिस्टेंस ना V और I चेंज करने से चेंज नहीं होता है। रेजिस्टेंस V और I चेंज करने से चेंज नहीं होता है, यानी कि R डिपेंड नहीं करता किस पे, V और I पे। R डज नॉट डिपेंड्स अपॉन V एंड I। V एंड I पोटेंशियल और करंट पे भाई यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता। क्यों? अगर भाई डिपेंड करता तो V या I चेंज करने से R भी चेंज होता है, और अगर R चेंज होता तो भाई कांस्टेंट कहाँ रहा, R तो कांस्टेंट है ना, V और I का कांस्टेंट है, तो चेंज कैसे होगा। यानी कि जो R होता है V और I पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि भाई इन्हीं का कांस्टेंट है ना, चेंज हुआ तो कांस्टेंट कहाँ रहा, फिर तो वेरिएबल हो गया ना। चलिए आगे बात करते हैं। तो भैया R किस पे डिपेंड करता है, वो रेजिस्टेंस वाली टॉपिक हम इसके बाद भाई उसी को डील करने वाले, वहाँ पे रेजिस्टेंस का जो मेन फॉर्मुला होता है वहाँ से पता लगेगा R किस किस पे डिपेंड करता है। पहले बात करते हैं भैया क्या है रेजिस्टेंस, इतना बवाल कर रखा है। तो भाई रेजिस्टेंस क्या होता है, बेसिकली इसको थोड़ा फ्रिक्शन जैसा समझ सकते हो, नॉट एग्जैक्टली फ्रिक्शन, बट हाँ उसके क्या समझ सकते हो। फ्रिक्शन क्या करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, रिलेटिव मोशन होने नहीं देता, उसको अपोज करता है। वैसे ही रेजिस्टेंस क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस को अपोज करता है, करंट को अपोज करता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस बेसिकली किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण मटेरियल फ्लो ऑफ चार्जेस को अपोज करता है, यानी कि करंट को अपोज करता है। एक तरह से अवरोध है, ये अवरोध है। तो रेजिस्टेंस है क्या, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू रजिस्ट यानी कि अपोज, टू रजिस्ट यानी कि अपोज द फ्लो ऑफ चार्जेस। द फ्लो ऑफ चार्जेस बोले तो करंट, है ना जी। तो जो करंट को अपोज करने वाली प्रॉपर्टी है मटेरियल की, उसी को हम क्या कहते हैं भैया, रेजिस्टेंस कहते हैं। इसको R से रिप्रेजेंट करते हैं और रजिस्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये रेजिस्टेंस का सिंबल ये होता है। अब एक सवाल है क्या, डिफाइन 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस, कि 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है। तो पहले अभी देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, V बाय I आया था, है ना जी, V बाय I आया था। जब पोटेंशियल सप्लाई करो 1 वोल्ट और करंट 1 एम्पियर हो, तो जो रेजिस्टेंस आएगा 1 बाय 1 क्या हो गया 1, रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा 1 ओम आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा। अब भैया ये ओम क्या है, ओम क्या है, तो भाई रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है ना बेटा, यूनिट वो ओम होती है। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, यूनिट होती है ओम। इसका ओम का सिंबल ये है, पढ़ते ऐसे हैं ओम। अब भैया ओम क्यों लिखा गया, भाई तुम डिस्कवरी करे होते तो तुम्हारे नाम पे हो जाता। अब क्योंकि ओम्स ने करा था ना, जॉर्ज साइमन ओम, क्योंकि ओम ने करा था तो इसलिए इसका यूनिट क्या हुआ ओम। मैंने करा होता तो यहाँ पे लिख देता मिश्रा, ठीक है, और उसका एम सिंबल डाल देता। तो भाई जो करेगा उसके नाम पे होता है। तो रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है बेटा ओम, सिंबल ये रहा, टोपा बना देना उल्टा सीधा। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये रहा रेजिस्टेंस को R से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल इसका ये रहा। रेजिस्टेंस होता क्या, ऑपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है भाई, यूनिट जरूर लिख लेना, इसका यूनिट होता है भाई साहब, यूनिट होता है ओम, जो कि साइंटिस्ट के नाम पे ही रखा गया है। आई होप रेजिस्टेंस के बारे में आपको समझ में आया होगा कि रेजिस्टेंस क्या होता है भैया, करंट के फ्लो को क्या करता है, अपोज करता है, यानी कि रजिस्ट करता है फ्लो ऑफ चार्जेस को। ठीक है, इसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। अच्छा, सवाल था डिफाइन 1 ओम ऑफ रेजिस्टेंस। तो भाई जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो और 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो, तो जो रेजिस्टेंस बनता है वो 1 ओम का रेजिस्टेंस होता है। तो आ जाओ इसका आंसर देखो, ये लिखने के हाफ मार्क्स, मैथमेटिकली लिखने के हाफ मार्क्स है, आपको इंग्लिश में भी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, तब 1 नंबर मिलेगा पूरा। तो व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट, जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो एंड करंट थ्रू द सर्किट इज 1 एम्पियर, करंट कितना बेटा 1 एम्पियर हो, देन रेजिस्टेंस इज 1 ओम, रेजिस्टेंस कितना होगा बेटा 1 ओम होगा। ठीक है, 1 ओम होगा। चलिए आगे बात करते हैं, कुछ ग्राफिकल क्वेश्चन ले रहे जो कि PYQ में आ रखा है। आई थिंक ये हाँ CBSE 2018 में आ रखा है, और भी काफी टाइम्स आया है क्वेश्चन। इसको जरा करते हैं, क्या बोल रहा है, वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू अ गिवन रजिस्टर of a resistance R for the corresponding value of potential difference V है across the resistor। इसको ऐसा दे रखा टेबल में। ठीक है, ये ऊपर में V का है वैल्यू और नीचे में I, मतलब जब V 0.5 था तो I 0.1 हुआ, जब V 1.0 है तो I कितना हो गया 0.2 हो गया। तो यहाँ पे V के कॉरेस्पॉन्ड I की वैल्यू दे रखी है। क्या बोल रहा है, प्लॉट द ग्राफ बिटवीन I एंड पोटेंशियल डिफरेंस V। इसमें एक पार्ट तो ये था कि आपको ग्राफ बनाना है, एक पार्ट और था जो कि जो कि यहाँ पे स्लाइड में लग नहीं पाई है, वो क्या था, फाइंड रेजिस्टेंस फ्रॉम द ग्राफ। उस ग्राफ से क्या पता करना, हमें रेजिस्टेंस पता करना। तो भाई बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है, यही आपको 3 नंबर दिलवा देगा। ठीक है, चलो आइए समझते जरा इसको। तो हमें पता भाई क्या, वाई एक्सिस में क्या लेंगे अपन, वाई एक्सिस में क्या लेंगे जल्दी बताओ। तो भाई वाई एक्सिस में हम ले रहे थे क्या, पोटेंशियल। वाई एक्सिस में अपन क्या ले रहे बेटा,
पोटेंशियल ले रहे हैं, ठीक है, ले लो भाई, कौन रोक रहा तुम्हें। तो वाई एक्सिस में ले रहे पोटेंशियल, पोटेंशियल को हम बी से रिप्रेजेंट भी करते हैं और इसका यूनिट भी क्या होता है, वोल्ट यानी कि वी से ही होता है। अच्छा, नीचे करंट ले रहे हैं जिसको हम एम्पियर में नापते हैं और इसको किस में नापते हैं बेटा जी, वोल्ट में नापते हैं भैया, वोल्ट में नापते हैं। चलो भाई आगे बात करते हैं, जरा वैल्यू लिखते हैं। सबसे पहला वैल्यू वी का। अच्छा, एक चीज़ मजे की बात है, इसमें रेगुलर इंटरवल में दिया हुआ है तो हमें अपने आप से लेना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, करंट और वोल्टेज दोनों रेगुलर इंटरवल में दिया है। देखो सबसे पहले वैल्यू 0 से स्टार्ट करें, 0.5 वोल्ट है, फिर क्या है 1.5 है, फिर क्या है बेटा 1.5 तो सॉरी 1.0 है पहले, फिर 1.5 है, 1.5 है, देन फिर क्या 2.0 है, ऐसी कितना 2.5 है, ऐसी यहाँ पे 3 है, ठीक है। ऐसे ही करते करते 3.5 4.55, ठीक है, ऐसे सोन आप आगे बना देना। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात। चलिए, और एक्स एक्सिस पे बात करते हैं तो करंट है, तो यहाँ पे 0.1 से शुरू हो रहा है, देन फिर 0.2 है, फिर 0.3 है, 0.4 है, 0.5 है, ठीक है। ऐसे ही करते करते आप आगे पुट कर दोगे वैल्यू, और कुछ नहीं करना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब देखो इस ग्राफ को तुम अगर प्लॉट करोगे भाई, ये ग्राफ को प्लॉट करोगे ना, तो ध्यान से देखो स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है। प्लॉट करके देख लो, ग्राफ पेपर बनाओगे एकदम परफेक्ट बनेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे तो मैं फ्री हैंडेड बना रहा हूँ, ध्यान से देखो, इन लाइन को जरा ज्वाइन करो, इन लाइन को ज्वाइन करो तो देखो क्या स्ट्रेट लाइन आ रही है भाई, लगभग लगभग स्ट्रेट ही है भाई, ठीक है। ग्राफ पेपर बनाओगे बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो ये स्ट्रेट लाइन है, मतलब इसका स्लोप देखा जाए तो ग्राफ कैसा बना भाई, ध्यान से देख सकते हैं बेटा, स्ट्रेट लाइन बना, स्ट्रेट लाइन। और हमें सेकंड पार्ट में क्या पूछा, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, बहुत इजी है। रेजिस्टेंस भाई इसके ग्राफ का जो स्लोप है वही तो रेजिस्टेंस देगा, यानी अगर मैं स्लोप निकाल दूं भाई मेरे, तो रेजिस्टेंस आ जाएगा। स्लोप कैसे निकालेंगे, वही डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स, ठीक है। वाई में क्या चेंज हो रहा है भैया जी, पोटेंशियल, तो डेल्टा वी ले लो। एक्स में क्या चेंज हो रहा है भैया, करंट, तो डेल्टा आई ले लो। और फॉर्मूला भी तो यही होता है ना, वी बाय आई। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वी बाय आई। अरे देखो ना भाई, अभी तो पढ़ाया था आपको, कहाँ पढ़ाया था भैया, ये देखो वी बराबर आई, यार इससे बनाता है ये वी बाय आई। चलिए, तो आइए वैल्यू निकालते हैं। अब कैसे निकालेंगे, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट। कोई सा भी दो कॉन्जिक्यूटिव डाटा उठा लो, ये दोनों उठा दो और ये दोनों। देखो पहले फाइनल 1 है वोल्टेज और इनिशियल 0.5 है, तो पुट कर दो भाई। फाइनल कितना था 1 है और इनिशियल कितना बेटा 0.5 है, ठीक है। आ जाओ, यहाँ पे फाइनल कितना है 0.2 है, इनिशियल कितना भैया 0.1 है। आइए जरा सॉल्व करते हैं, जरा 1 में से 0.5 घटाइए तो 0.5 आ गया, और नीचे 0.2 में से 0.1 घटा दो तो 0.1 आ गया, ठीक है। ये पॉइंट हटाया, जो लगाया पॉइंट हटाया, 0 0 0 को मार दिया, यहाँ पे 5 ओम इज द आंसर। जरा चेक करते हैं क्या हर जगह 5 ओम ही आएगा, भाई आना तो 5 ओम ही चाहिए, क्योंकि मैंने फिर बताया वी और आई चेंज होने से आर चेंज नहीं होता, क्योंकि इन्हीं का तो कॉन्स्टेंट है वो, ठीक है। कोई सा भी उठा के देख सकते हो, कौन सा उठाए, कौन सा उठाए। एक काम करो ना, इसको उठा लो, यहाँ से चेक कर लेते बेटा, यहाँ से रेजिस्टेंस निकालते हैं। फाइनल 2 है, इनिशियल 1.5 है, फाइनल 0.4 है, इनिशियल 0.3 है। सॉल्व करो जरा, यहाँ पे 2 में से कितना घटा रहे बेटा 1.5, तो 0.5 आ गया है ना जी, और ये 4 में से 3 यानी कि 0.3, पॉइंट को मार दिया, ऐसे नहीं होता भाई, वो 0 0 कन्वर्ट होता है उसमें, ठीक है। अच्छा, और क्या आ रहा है, और क्या आ रहा है, नहीं सॉरी बेटा, ये 0.4 माइनस 0.3 है तो 1 आएगा ना, 1 आएगा, तो यहाँ पे 5/1 आ गया, यानी कि आंसर क्या आ गया 5। आप कोई भी दो कॉन्सिक्यूटिव डाटा उठा लो, ठीक है, उनका डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा ई करके डिवाइड करो, आपका आंसर क्या आएगा 5 आएगा, क्योंकि आर क्या होता है कांस्टेंट। इससे प्रूव कर दिया कि हमने आर क्या होता है कांस्टेंट। चलो भाई, तो इस क्वेश्चन से हमने ये फील लिया कि आर क्या होता है भैया, कांस्टेंट होता है, और आर की वैल्यू हमें निकाली थी, निकाल चुके हैं भाई। सेकंड पार्ट का आंसर आ चुका है, यही है आपका सेकंड पार्ट का आंसर। आर कितना आया है 5 ओम आया है। तो यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन देखा भाई, कुछ क्वेश्चन और भी आते हैं, ठीक है। अब तक वैसे ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई में 10th क्लास में तो नहीं आया, ठीक है, बट हाँ 12th क्लास में ऐसे क्वेश्चन बेसिकली पूछ लिया जाता है, ठीक है। नीट के पीवाईक्यू में ऐसा क्वेश्चन एक बार में आ रखा, जरा देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए ये ग्राफ है, ये बेटा वी है, मानना क्या है ग्राफ ही है भाई, ठीक है, वी आई का ग्राफ है। अच्छा, यहाँ पे मान लो ये जो इसका ये स्ट्रेट लाइन है वो कितना डिग्री ऊपर है, 30 डिग्री ऊपर है। बस इतना ही डाटा गिवन है, आपसे पूछ रहा फाइंड रेजिस्टेंस, फाइंड रेजिस्टेंस। भाई बहुत ही प्यारा सवाल, एक बार आप ट्राई करना चाहेंगे तो कर लीजिए और आंसर बताइए फटाफट मेरे को, ठीक है। चलो, आई होप आपने कर लिया होगा, अगर कर लिया तो आंसर कमेंट कर सकते हैं, इसका सबसे पहले कमेंट आएगा, सही आंसर होगा उसको मैं पिन कर दूंगा। तो यहाँ पे दे रखा है जो ग्राफ है इसका, ये 30 डिग्री ऊपर है। अब भैया इसमें कोई आई वी कुछ वैल्यू नहीं दिया, फिर रेजिस्टेंस कैसे निकाले। तो भाई इतना तो पता है ना कि वी आई ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है। अब रेजिस्टेंस स्लोप से मिल रहा है, तो स्लोप का जब भी एंगल वगैरह दिया हो ना, आया तो नहीं है अभी तक, क्या पता सीबीएसई भी बना दे ऐसा क्वेश्चन। तो देखो भाई, क्योंकि 10th क्लास में आपका ट्रिग्नोमेट्री है, वहां से इसको मर्ज करा जा सकता है। तो स्लोप
क्या होता है भैया, टेन थीटा बताया था ना। और ध्यान से देखिए थीटा यानी कि एंगल कितना दिया, 30 डिग्री। तो भाई जरा टेन थीटा, थीटा में 30 डिग्री पुट करिए, टेन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। तो रेजिस्टेंस कितना आ गया बेटा, 1/√3 इज दी आंसर। तो एक तो ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, बने नहीं हो अलग बात है, बट बन सकते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, अरे भैया ये क्या हो गया, रुको रुको अगला ही स्लाइड लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आता है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन इस प्रकार का आता है, ठीक है। ये मेरे पास वी आई ग्राफ है, वी आई ग्राफ है, ठीक है। इसमें 3 स्लोप दिए हुए हैं, 3 ऐसे कर 3 ग्राफ दिया हुआ है, एक रुको, एक और ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, चलो 3 बहुत ज्यादा है, 3 से ही करते हैं। अब देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है। आपको इसमें सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस कितना किसका है, ए वाले का रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है, बी वाले का सी वाला बताना है। यानी कि आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस और मिनिमम रेजिस्टेंस बताना है। या बेसिकली आप इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हो, आपके ऊपर है। चलो भाई, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे टैकल करें, इनमें से सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस कौन सा है वो पहचानते हैं। सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस पहचानने के लिए आप एंगल देखो, ठीक है। ये छोटा बड़ा मत देखना, सोच रहे हो भाई ये छोटा है तो इसका रेजिस्टेंस सबसे छोटा होगा, नहीं 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 भाई, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है। इसकी लाइन बड़ी है तो सबसे बड़ा होगा, नहीं। आपको सिर्फ एंगल देखना है, आपको सिर्फ एक्स एक्सिस से एंगल देखना है। सबसे ज्यादा एंगल किसका है भैया, ए वाले का। सबसे ज्यादा एंगल ए वाले का है। तो याद करो अभी मैंने बताया था स्लोप का मतलब क्या होता है भैया जी, टेन थीटा। यानी जिसका थीटा बड़ा उसका स्लोप बड़ा, और जिसका स्लोप बड़ा उसका रेजिस्टेंस बड़ा। तो भाई क्योंकि ए वाले का थीटा ज्यादा है, सबसे ज्यादा है, तो रेजिस्टेंस भी ए वाले का क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। ऐसी सी वाले का थीटा सबसे कम है, तो इसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, सबसे कम होगा। और ये बचा बीच का, तो इसका प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए क्या, कि रेजिस्टेंस ए वाले का सबसे बड़ा होगा, बी वाले से बड़ा होगा, और बी वाले रेजिस्टेंस किससे बड़ा होगा बेटा, सी वाले से। ये है प्रॉपर आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर पूछे तो अरेंज कर दो ऐसे। तो ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू आपके बन सकते हैं, या 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। तो भाई क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में कुछ और न्यूमेरिकल के साथ, और रेजिस्टेंस का जो मेन फॉर्मुला होता है वो डिस्कस करेंगे। रेजिस्टेंस और ओम्स लॉ मिला करके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। देन फिर कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के तरफ हम प्रोसीड करेंगे। तो पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।